तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के विज्ञान के पहले चैप्टर पे। क्लास 10 विज्ञान का पहला चैप्टर कौन सा है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम किस पे बात करने वाले हैं? क्लास 10 के विज्ञान के पहले पाठ पे। कौन सा वो पहला पाठ है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, आप लोगों को ये चैप्टर कब अच्छे से समझ में आएगा? जब आप लोगों को कुछ पॉइंट्स की जानकारी रहेगी। और पॉइंट्स कौन कौन सी हैं हम आप लोगों को आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है? तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं और क्लास 10, 11 और 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्लास 10, 11 और 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए कौन सा पॉइंट्स है जिन्हें आपको समझना पड़ेगा? तो वो पॉइंट्स है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगर आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को अच्छे से समझ लेते हैं तो इस चैप्टर को समझने में आप लोग को कठिनाई नहीं होने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की, उसके बाद बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की, ठीक है? इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग इस चैप्टर को एकदम आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भौतिक परिवर्तन की। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोग इस भौतिक परिवर्तन को परिभाषा के द्वारा समझ लीजिए, उसके बाद हम आप लोग को अच्छे से समझा दे रहे हैं, ठीक है? एक बार इसकी परिभाषा को देख लीजिए आप लोग और इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को इसके परिभाषा को अच्छे से समझा दे रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, भौतिक परिवर्तन का परिभाषा क्या बोलता है कि वह परिवर्तन जिसमें केवल वस्तु के आकार एवं अवस्था में परिवर्तन हो। एक बार और देखिए कि वह परिवर्तन जिसमें केवल वस्तु के आकार एवं अवस्था में परिवर्तन हो, इस परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है तथा पदार्थ के मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है? ये रहा इसका परिभाषा। अब हम आप लोग को एकदम अच्छे से इसको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? एकदम ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा, ठीक? तो देखिए, पहला लाइन क्या बोल रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें केवल वस्तु के आकार एवं अवस्था में परिवर्तन हो, ठीक है? देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में केवल वस्तु के आकार एवं अवस्था में परिवर्तन होता है। और उस भौतिक परिवर्तन में ये होता है कि आकार एवं अवस्था में परिवर्तन होता है। समझिए, मान लीजिए कि कोई एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है? बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा है और वो जब पिघलता है तो किस में बदल जाता है? वो पानी में बदल जाता है, ठीक है? किस में बदल जाता है? वो पानी में बदल जाता है। यानी बर्फ से अब किस में बदल गया? पानी में बदल गया। उसके आकार व अवस्था में परिवर्तन आ गया। पहले बर्फ था तो ठोस अवस्था में था, और जब पानी हो गया तो किस अवस्था में हो गया? द्रव अवस्था में हो गया। लेकिन उसके गुण में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। बर्फ का जो गुण है वही गुण पानी का भी है, ठीक है? तो ये आप लोग समझ गए कि भौतिक परिवर्तन में वस्तु के केवल आकार एवं अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है? तो बर्फ था, उससे बन गया पानी, ठीक? अब ये बीच वाला लाइन क्या बोल रहा है? ध्यान से समझिए कि इस परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जो ये भौतिक परिवर्तन होता है, इस प्रकार के परिवर्तन में हम क्या पाते हैं कि इस परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। हमने किसका उदाहरण दिया था? बर्फ के एक टुकड़े का। तो देखिए, जब बर्फ का टुकड़ा पानी में बदलता है तो उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो पानी का गुण है वही उस बर्फ के टुकड़े का गुण है, ठीक है? और उस पानी से फिर हम दोबारा बर्फ बना सकते हैं, ठीक है? उस पानी से हम दोबारा बर्फ बना सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में यही होता है कि उस पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जो पदार्थ बदलता है उस पदार्थ को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं भौतिक परिवर्तन में। उसका उदाहरण आप लोगों ने देख लिया, बर्फ का टुकड़ा और पानी, फिर पानी से बर्फ का टुकड़ा, ठीक है? इतना समझ गया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। एक बार और अच्छे से ध्यान से समझिए कि वह परिवर्तन जिसमें केवल वस्तु के आकार एवं अवस्था में परिवर्तन हो। केवल वस्तु के आकार एवं अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? अब देखिए, और इस परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है? तथा पदार्थ के मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक और उदाहरण से आप लोग समझिए। देखिए, तो कोई एक फल ले लीजिए, यानी मान लीजिए कि आप लोग एक सेब लीजिए, ठीक? और उस सेव को जब आप लोग काटेंगे तो उसके आकार एवं अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक? जब उस सेव को आप लोग आधा आधा काट देंगे तो उसके आकार एवं अवस्था में तो परिवर्तन होगा, किंतु उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह पहले भी सेव था और अभी भी सेव है, ठीक है? उसके आकार एवं अवस्था में परिवर्तन हुआ लेकिन उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है? तो ये था भौतिक परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हम बताए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग एकदम ध्यान से। देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। और एक देख लीजिए, फल का कटना, फल का कटना। ये हो गया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, ठीक है?
तो आप भौतिक परिवर्तन समझ गए, और इसी भौतिक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, भौतिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसी भौतिक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, भौतिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए भौतिक परिवर्तन के कुछ गुण। तो देखिए अब हम समझते हैं भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए। अब देखिए भौतिक परिवर्तन के गुण। तो भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होता है, जो हम उसमें समझे हैं वही यहाँ पे लिख देना है भौतिक परिवर्तन के गुण में। ठीक है, तो हम आप लोग को एक एक पॉइंट करके यहाँ पे लिखते हुए चले जा रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, हम फिर आपको दोबारा उसे समझाएंगे अच्छे से। ठीक, तो देखिए भौतिक परिवर्तन के गुण क्या क्या होते हैं। देखिए इसको लिखने से पहले हम आपको बता दें कि साथ साथ में इसको नोट करते हुए भी आप लोग चलिएगा। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भौतिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला गुण कौन सा होता है, इसका पहला गुण होता है अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, इसका पहला गुण तो यही होता है कि भौतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है उसमें वस्तु के आकार एवं अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो ये तो हो गया पहला परिवर्तन। ठीक है, और दूसरा परिवर्तन क्या होता है, देखिए दूसरा परिवर्तन क्या होता है, दूसरा गुण इसका क्या है, दूसरा गुण है अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन, दूसरा गुण कौन सा है हमारा, अस्थायी परिवर्तन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अस्थायी परिवर्तन क्या है। तो देखिए अस्थायी परिवर्तन यानी जो परिवर्तन लंबे समय तक ना रह सके। ठीक है, जो परिवर्तन टेम्परेरी हो। ठीक है, जैसे देखिए हमने आप लोगों को एक उदाहरण समझाया था कि बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघलेगा तो पानी बनेगा। अब ये थोड़ी है कि वो पानी बन गया तो दोबारा उससे बर्फ़ नहीं बन पाएगा, उससे दोबारा बर्फ़ बन जाएगा, पानी से दोबारा बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, तो परिवर्तन क्या है, अस्थायी है, यानी जो परिवर्तन होता है वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। ठीक है, बर्फ़ से पानी बनेगा, फिर पानी से बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, इसलिए यह परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, तो ये अस्थायी परिवर्तन है। ठीक, तो इसमें तीसरा गुण कौन सा है इसका, भौतिक परिवर्तन का तीसरा गुण कौन सा है, ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन का तीसरा गुण कौन सा है, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा बर्फ से जल बन रहा है और फिर जल से बर्फ बन जा रहा है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और लास्ट देखिए इसमें का चौथा गुण कौन सा है, चौथा गुण है इसमें का यह परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, यह परिवर्तन कहाँ होता है, दोनों दिशाओं में होता है। अभी हम आपको समझा रहे हैं कैसे, समझिए आप लोग। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए आप लोग एक उदाहरण देखिए। ठीक है, देखिए हम आप लोग को उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, समझिए। यहाँ से मान लीजिए चौथे वाले का एक एग्जाम्पल है, ये हो गया जल। ठीक है, क्या हो गया, जल। तो जल से क्या बन रहा है हमारा, जल से बन रहा है बर्फ। ठीक है, जल से बन रहा है बर्फ, और इसी बर्फ से दोबारा हम जल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है। यानी देखिए जल से बर्फ बन रहा है यानी अग्र परिवर्तन, जो जल से बर्फ बन रहा है इसे बोलेंगे अग्र परिवर्तन। और फिर जो बर्फ से जल बन रहा है उसे बोलेंगे पश्च परिवर्तन। ठीक है, अग्र परिवर्तन और पश्च परिवर्तन। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे आगे से भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक, और फिर बर्फ से जल बन रहा है। ठीक है, फिर दोबारा परिवर्तन हो रहा है। तो यह परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए जी। जो परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान से समझिए। यदि परिवर्तन दोनों दिशाओं में हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अर्थात यहाँ पे समझ लीजिए,
अच्छे से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अर्थात उत्क्रमणीय, अर्थात उत्क्रमणीय, ठीक है। जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय, और जो अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है उसे हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, ठीक है। तो ये था भौतिक परिवर्तन के गुण। अब हम समझते हैं कि आखिर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए, अब हम समझते हैं रासायनिक परिवर्तन को। हमने भौतिक परिवर्तन को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भौतिक परिवर्तन एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम रासायनिक परिवर्तन, कि आखिर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, एक बार परिभाषा के द्वारा देख लीजिए, फिर हम आप लोगों को दोबारा इसे समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है। क्या बोल रहा है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, अतः हम पुराने पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। देख रहे हैं, ये भौतिक परिवर्तन का उल्टा है, ठीक है। देखिए कैसे, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है। यहाँ क्या हो रहा है? पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो रहा है, और भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन नहीं होता था, बस आकार और अवस्था में परिवर्तन होता था, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है परिवर्तित होकर, लेकिन भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता था, सिर्फ उस पदार्थ के आकार और अवस्था में परिवर्तन होता था, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझते हुए चलिए। अतः हम पुराने पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, पुराने पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यानी क्या बोल रहा है कि रासायनिक परिवर्तन में हम जो पदार्थ होता है उसे पुनः दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या होता था कि बर्फ से जल बन गया, तो हम क्या करते थे? जल से बर्फ बना सकते थे भौतिक परिवर्तन में। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? हम दोबारा उस वस्तु को नहीं दोबारा उस पदार्थ को नहीं बना पाएंगे। आप लोग समझिए कैसे। देखिए, किसी कागज़ का जलना या फिर लकड़ी का जलना, ये किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। आप लोग बोलेंगे कैसे? तो समझिए। देखिए, यदि कोई कागज़ जलता है तो जल के वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वह परिवर्तित हो जाएगा राख में। कागज़ जल के किस में परिवर्तित हो जाएगा? राख में। और राख से आप लोगों को बोल दिया जाए कि आप लोग दोबारा कागज़ बनाइए, जैसा कागज़ था तो वैसा कागज़ नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हम राख से दोबारा कागज़ नहीं बना सकते हैं। या फिर लकड़ी को जलाएंगे तो भी राख में परिवर्तित होगा, तो राख से हम दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का जलना वो किस में आता है? रासायनिक परिवर्तन में आता है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हो गया इसका। पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? ध्यान से देखिए, पहला एग्जाम्पल हो जाएगा कागज़ का जलना, कागज़ का जलना। और दूसरा ले लीजिए आप लोग कि लकड़ी का जलना। कोई भी पदार्थ जो जलेगा, कोई भी वस्तु तो जल रहा है, यानी समझिए उसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और एक और उदाहरण देख लीजिए आप लोग, कौन सा है? दूध से दही बनना। दूध से दही बनना, ये भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। समझिए कैसे। एक बार जब दूध से दही बन जाएगा तो आप लोगों को बोला जाएगा कि आप लोग पुनः दही से दूध बनाइए, तो दही से दूध नहीं बन पाएगा। तो दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दूध से दही बनना। दूध से दही बनना, ये कौन सा परिवर्तन है? ये परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। क्या क्या हो गया इसका उदाहरण? ध्यान से समझिए। कागज़ का जलना, लकड़ी का जलना, यानी कोई भी वस्तु जले उसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। हम बार बार आप लोग से बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कौन सा उदाहरण है इसका? कि दूध से दही बनना, ठीक है। तो ये था रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, और ये था रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। और हम अच्छे से रासायनिक परिवर्तन आप लोगों को समझा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन के गुण। तो देखिए, अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के गुण की, कि आखिर रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन सा गुण होता है। जैसे हम भौतिक परिवर्तन के गुण समझे हैं, वैसे ही समझते हैं हम रासायनिक परिवर्तन के गुण को, ठीक है। तो देखिए, जितना पॉइंट हम आप लोगों को बता रहे हैं, भौतिक परिवर्तन का जितना पॉइंट बताए हैं और रासायनिक परिवर्तन का जितना पॉइंट बताए हैं, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। क्योंकि अगर ये दोनों पॉइंट, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा
तो ये जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, वो भी आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए रासायनिक परिवर्तन के गुण देखिए। पहला गुण कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखिए। पहला गुण हो जाएगा इसका नया पदार्थ का, यानी नए पदार्थ का बनना। ठीक है, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन का पहला गुण। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में आप लोग देखते होंगे कि अभी हम बताएं आप लोगों को, उसमें क्या होता है कि एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट है इसमें पदार्थ के मूल गुण में, पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन, पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन। दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट है पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन। आप लोग देख रहे होंगे कि जो नया पदार्थ बनता है वो पहले पदार्थ से एकदम भिन्न होता है। ठीक है, यानी समझिए आप लोग, जब दूध से दही बनता है तो दूध का गुण कुछ और रहेगा और दही का गुण कुछ और होता है। ठीक है, तो उन दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। तो जो पदार्थ का मूल गुण होता है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, किसमें, रासायनिक परिवर्तन में। अब देखिए तीसरा गुण इसमें कौन सा है, तीसरा गुण है इसमें अस्थाई परिवर्तन। तीसरा गुण है अस्थाई परिवर्तन। अब समझिए आप लोग कि यह अस्थाई परिवर्तन क्या होता है। तो हमने भौतिक परिवर्तन में देखा था अस्थाई परिवर्तन। क्या देखा था हमने, भौतिक परिवर्तन में देखा था अस्थाई परिवर्तन, और ये कौन सा परिवर्तन है, अस्थाई परिवर्तन। यानी समझिए कि इसमें जब एक बार परिवर्तन हो जाता है तो दोबारा हम पुनः पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है अस्थाई परिवर्तन का मतलब, यानी जब परिवर्तन एक बार हो जाता है, यानी दूध से दही बन जाता है, तो दोबारा हम उस पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी हम दही से दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी ये अस्थाई परिवर्तन है, यानी ये हमेशा के लिए लगने वाला परिवर्तन है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, अस्थाई परिवर्तन है। हो जाएगा इसका चौथा गुण हो जाएगा कि एक ही दिशा में क्या होती है, एक ही दिशा में अभिक्रिया, होती है। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन में कि एक ही दिशा में जो अभिक्रिया होती है वो संपन्न होती है। आप लोग देख रहे होंगे कि भौतिक परिवर्तन में जो अभिक्रिया थी वो दोनों दिशाओं में थी, यानी जल से बर्फ बन रहा था और फिर बर्फ से जल बन रहा था। तो अभिक्रिया किस दिशा में थी, दोनों दिशा में हो रही थी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही दिशा में हो रही है। तो इसे क्या बोलते हैं, जब अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है तो इसे हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, अर्थात अनुत्क्रमणीय। भौतिक परिवर्तन में क्या हो रहा था, उत्क्रमणीय। भौतिक परिवर्तन में हो रहा था उत्क्रमणीय, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अनुत्क्रमणीय। जो एक ही दिशा में होता है उसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, और जो दोनों दिशा में होता है उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय। आप लोग समझ गए। ठीक है, तो एक ही दिशा में अभिक्रिया होती है, यानी अभिक्रिया कौन सी है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से समझिए आप लोग। देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये दूध है। ठीक है, ये क्या है, दूध है, और दूध से ये बन गया दही। ठीक है, आप लोगों के घर में दूध रखा था, क्या कर दिया गया, दूध से दही बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों के घर में कोई मेहमान आ गया। समझिए बात को आप लोग, हम क्या कहना चाहते हैं। अब आप लोगों के घर में कोई मेहमान आ गया, अब आपको ज़रूरत पड़ी फिर दूध की। आप लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ी, दूध की। तो आप लोग क्या करेंगे, दही से दूध तो बना नहीं सकते हैं। ठीक है, दही से दूध नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया किस में हो रही है, सिर्फ एक ही दिशा में हो रही है, यानी दूध से दही तो बन गया लेकिन दही से दूध नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी है, यह अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यहाँ तक समझ गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, भौतिक परिवर्तन को और रासायनिक परिवर्तन को एक बार और अच्छे से कॉपी में लिख कर उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है,
और इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्लास 10, 11 और 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।